चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 16 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन के बारे में देखेंगे। इसके क्वेश्चन देखिए, त्रिगुचीय निस्यंदन दर यानी GFR को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि गुच्छीय निस्यंदन दर यानी GFR की स्वनियमन क्रिया विधि को समझाइए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को सही अथवा गलत से इंगित करिए। अ है मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। ब है कि एडीएच मूत्र को अल्पशराशरणी बनाते हुए जल के निष्कासन में सहायता होती है। स है कि बोमेन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्यंदन होता है। द है कि हेनले लूप मूत्र के सांद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है कि समीपस्थ श्रवणलित नलिकाएं में ग्लूकोज सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है। चौथा प्रश्न है कि प्रतिधारा क्रिया विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पांचवा है कि उत्सर्जन यकृत फुफ्फुस तथा त्वचा का महत्व बताइए। छठवां है कि मूत्रण की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आठवां है, ये सातवां मिलान वाला है। आठवां है कि परिसारण नियमन का अर्थ बताइए। नौवां है कि स्थलीय प्राणी सामान्यतः यूरिया उत्सर्जी या यूरिक अम्ल उत्सर्जित होते हैं तथा अमोनिया उत्सर्जित नहीं होता है, क्यों। 10वां है कि वृक्क के कार्य में जक्ष्टागुच्छ उपकरण यानी JGA का क्या महत्व है। 11वां है कि नाम का उल्लेख करें। है एक के शुरू की जिसमें ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। ब है कि मनुष्य के वृक्ष के वल्लकूट के भाग में मध्यांश के पिरामिड के बीच धस्य होते हैं। श है कि हेनले लूप के समानांतर उपस्थित होते हैं। उसके बाद टॉपिक पर आए। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण और वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों में कार्य निस्यंदन का सांद्र करने की क्रिया विधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन पढ़ेंगे, मूत्रण के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका पढ़ेंगे और वृक्कीय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राणी उपपचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों के साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों के मुख्य रूप से अमोनी, यूरिया और यूरिक है। इनमें अमोनी सर्वाधिक अविष्ट यानी टॉक्सिक्स है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम अविष्ट है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं और अनेक स्थल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर के सतह या मछलियों के कलोम यानी गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है और इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आवेश नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यानी यूरोटिक लीक कहते हैं इसे। और इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है और इसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों में वृक्कों का आधात्री में अपेक्षित पाराशरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की मुख्य मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघा तथा कीटों में नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गुलिकाओं या पोस्ट के रूप में होते हैं और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई
प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। अधिकांश केशरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होते हैं, जबकि केशरुकियों में जलीय जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। और इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। अलेद वृक्क यानी प्रोटेनोफिड्रिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटी हेलमेंथ यानी चपटी हुई कृत्रिम जैसे प्लेनेरिया और रूटिफर, कुछ एनेलिड और सेफ्रोकॉन्ड्रे आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों और द्रव्य के आयतन नियमन और परासरण नियम से संबंधित है। केंचुए और अन्य अनेलिड में नलिका का उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजनीय अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव्य के और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तलचटों सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीथी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलपीथी नलिकाएं नाइट्रोजनीय अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। झींगा जैसे क्रेस्टेसिया प्राणी में श्रृंगी ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती है। मानव उत्सर्जन तंत्र देखें, मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। चित्र यहाँ 16.1 में दिया गया है। और वृक्क शेम के बीजों की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षी और तीसरी कटी के शुरुका के समीप ऊर्ध्व गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। और वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिससे हाइलम कहते हैं और इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है जिससे वृक्कीय श्रोण यानी पोलविस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों यानी प्रोटेक्शन को चषक यानी कैलेक्स कहते हैं। और वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी बलकूट और भीतरी मध्यांश। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड में बटा होता है जो कि चषकों में फैला होता है और बलकूट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बरतिहीनी स्तंभ कहते हैं। चित्र यहाँ 16.2 में दिया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु यानी नेफ्रॉन पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाई है। और प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ यानी ग्लोमेरुल्स और वृक्क नलिकाएं कहते हैं। इसको यहाँ चित्र पर दिया गया है। और उसके बाद गुच्छ वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनियों से बनी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। उसके बाद ग्लोमेरुलस में रक्त अपवाही धमनियां द्वारा ले जाया जाता है। वृक्क नलिकाएं दोहरी झिल्ली युक्त प्लेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होते हैं जिसके भीतर गुच्छ होता है और गुच्छ और बेमोन संपुट मिलकर मेलपिगिकाएं तथा अथवा वृक्क कणिकाओं बनाते हैं। और चित्र इसको 16.4 में दर्शाया गया है। यहाँ पर बोमेन संपुट के एक अति कुंडलित समीपस्थ संविलित नलिका यानी पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही और अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका यानी डीसीटी प्रारंभ होती है। और अनेक वृक्काणु की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रहण नलिकाएं खुलती है। अनेक संग्रहण नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वक्रीय श्रोणी में खुलती है।
वृक्काणु के वृक्क कणिकाएं समीपस्थ संवालित नलिका, दूरस्थ संवालित नलिका आदि वृक्क के वकोट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होती है। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे होते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को बलकोटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें शनिधय मध्यांश वृक्काणु यानी जक्सटा मेडुलरी नेफ्रेन कहते हैं। और गुच्छ में निकलने वाली अपवाही धमनियाँ वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती है, जिससे परिनलिकाएं केशिका जाल कहते हैं। और इसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। और इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। और बलकोटीय वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हाशित होती है। मूत्र निर्माण देखें। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित है। गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, श्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसत 11 से 12 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। और गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। और ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। बेमोन संपुट की उपकला कोशिकाएं अनुपादाणु कहलाती है, जो विशेष प्रकार के विन्यासित होती है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रहते हैं, जिन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह चलता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छन्न कर संपुट की गुहिका में इकट्ठा हो जाती है। इसलिए इसे पारा निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर GFR कहलाती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में हर दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। और गुच्छ निस्यंदन के दर में नियमन के लिए वृक्कों द्वारा किया विधि अपनाई जाती है। और गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न हो जाती है। और यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाहित तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवालित नलिकाओं को कोशिकाओं के रूपांतर से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं के रेनिन के स्वर्ण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देता है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। और यह कार्य वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करते हैं। उदाहरणार्थ निस्यंदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, Na इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पूरा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप में अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्वाशोषण निष्क्रिय द्वारा किया जाता है। और मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंदन में NH और K और अमीनो जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिका आकार श्रवण के मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी और अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वृक्क नलिका में विभिन्न भागों के कार्य देखें तो इसमें पहले समीपस्थ संवालित नलिका के बारे में देखें। यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो
जो पुनरावशोषण के लिए इस सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवालित नलिकाएं शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनीय संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए एच और अमीनो आयनों का निस्यंदन में श्रवण और HCO3- का पूर्वाशोषण होता है। और उसके बाद हेनले लूप के बारे में देखें तो आरोही भुजा में न्यूनतम पूर्वाशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशी तरल के पराशरणता के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता या धीरे धीरे परागम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंदन को सांद्र करती है और आरोही भुजा जल के लिए परागम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप में करती है। और जैसे जैसे सांद्र निस्यंदन ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत अपघटन के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंदन तंतु होता है। उसके बाद दूरस्थ संवालित नलिकाएं के बारे में देखें, डीसीटी के बारे में देखें तो विशिष्ट परिस्थितियों में Na और जल का कुछ पुनर्वाशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवालित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पूर्वाशोषण एवं NH और K और अमीनों का चयनात्मक श्रवण करती है। संग्रहण नलिका देखें, यह लंबी नलिका वृक्क के बलकूट में माध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का 12 हिस्सा इस भाग में अवशोषित किए जाते हैं। यह भाग माध्यांश की अंतरकाशी की प्रसरणा को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क माध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H और K आयनों के रचनात्मक श्रवण द्वारा रक्त के आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाती है। निस्यंदन यानी क्षणित को सांद्रण करने की क्रियाविधि देखें। निस्यंदन को सांद्रण करने की क्रियाविधि देखें तो स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दो भुजाओं में निस्यंदन का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होता है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिदिन यानी पैटर्न में होता है। और हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच के नजदीकी तथा उच्च में प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश यानी मेडुलरी इंटरिशियम के पराशरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। पराशरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता है, जैसे कि बलकूट की ओर 300 MOSM लीटर प्रति लीटर से आंतरिक माध्यम से लगभग 1200 MOSM प्रति लीटर है। और यह प्रवर्धनता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। और NaC1 का परिवहन हेनले लूप की अवरोही भुजा द्वारा होती है। जैसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियम क्रिया है और नियमित किया है और सोडियम क्लोराइड अंतरकाश को वासा रेक्टा की अवरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले अवरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रहण नलिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतरकाशी के प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतरकाशी प्रवणता संग्रहण नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान देती है और निस्यंदन का सांद्र करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं और यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने के लिए क्रियाविधि करते हैं। और यह चित्र 16.6 में है। यह उसके बाद देखें वृक्क क्रियाओं का नियमन देखें।
ब्रिक क्रियाओं का नियमन देखें तो ब्रिकों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन के पूर्ण भरण क्रियाविधि यानी JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित प्रसरण ग्रहिया रक्त आयतन या शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर में मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक हास्य यानी मूत्रलता या डायूरेसिस और इन संग्रहियों की सक्रिय होती है, जिसमें हाइपोथैलेमस प्रति मूत्रण हार्मोन और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वेसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करते हैं। और उसके बाद ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनर्शोषण को सुगम बनाता और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्रसरण गोहियों में निष्क्रिय कर देती है और पूर्ण भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्रवण का निरोध करती है। ADH वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनी पर संकुचित प्रभाव द्वारा भी प्रभावित करती है। इससे रक्त दबाव बढ़ जाता है। रक्त दबाव बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। JGA की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गोक्षीय रक्त प्रवाह या गोक्षीय रक्त दाब या GFR में गिरावट से JG कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन रक्त की उपस्थिति एजियोटेसिनोज को एजियोटेनेस-1 और बाद में एजियोटेसिन द्वितीय में बदल जाती है और एजियोटेसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिक संकीर्ण है जो गोक्षीय रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ा देता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क बलकूट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रवण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में Na तथा जल का पूर्वशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से अलिंदीय नैट्रियरिटिक कारक यानी ANF स्रावित होता है और ANF से वाहिका विस्फारण यानी रक्त वाहिकाओं का विस्फारण होता है, जिससे रक्त दाब कम होता है। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेनेस क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। मूत्रण के बारे में देखें तो ब्रिक द्वारा नियमित मूत्र अंत में मूत्राशय होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत किए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उनके फैलावे के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है और मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मूत्राशय की चिकनी पेशियों को संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधिनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष रंध्र युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय होता है और औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करता है। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति तथा कीटोन काय की उपस्थिति मधुमेह के लक्षण है। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका देखें। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों के बाहर निकलने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 2 ml प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे
शरीर की सबसे बड़ी एक ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड, हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं और इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकालने वाला पसीना एक जलीय द्रव्य है जिससे नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है, और लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थ के उत्सर्जन में भी सहायता करती है। तैल ग्रंथियां सीवन द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं और ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। वृक्क विकृतियाँ के बारे में देखें तो वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यधिक हानिकारक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन रक्त अपोहन द्वारा होता है, और रक्त अपोहन के प्रक्रम में रोगियों की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसी कोई थका रोगी रोधी में लाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिससे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। और इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है, और यह ऐसे द्रव्य से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होती है। छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से अपोहनी द्रव्य में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होती है। अंततः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त की शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उससे रोगी के शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करते। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीकी सफलता की दर को बढ़ाती है, और रीनल केलकालाई वृक्क की बनी पथरी या घूर्णनशील क्रिस्टलित और लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट आदि। और उसके बाद देखें कुछ शोध के बारे में देखते हैं। वृक्क की कुछ शोध को प्रदाहकर्ता कहते हैं। सारांश देखें कि शरीर में विभिन्न क्रियाओं द्वारा कई नाइट्रोजनी पदार्थ, आयन, CO2, जल आदि इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे ये अधिकांश शरीर को समस्थापन में रखने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्टों की प्रकृति, उनका निर्माण और उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो मुख्यतः जल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। उत्सर्जित किए जाने वाले मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल है, और उसके बाद प्रोटोनेफिडिया, वृक्क, मेलपीहिडी, नलिकाएं, हरित ग्रंथि और वृक्क प्राणियों के मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये न केवल नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं, बल्कि शरीर द्रव्य में आयनी और अम्ल क्षार संतुलन भी बनाए रखते हैं। मानव के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित है। प्रत्येक वृक्क में 1 मिलियन नलिकाकार संरचनाएं वृक्काणु होते हैं, और वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई हैं, और उसके 2 भाग होते हैं, गुच्छ और वृक्क नलिका। गुच्छ अभिवाही धमनियों से बना कोशिकाओं का गुच्छा है, जो वृक्क धमनी की सूक्ष्म शाखाएं होती है। वृक्क नलिका
नलिका का प्रारंभ दोहरी भित्ति युक्त बोमन संपुट से होता है, जो आगे समीपस्थ संवलित नलिका यानी पीसीटी, हेनले लूप और दूरस्थ संचलित यानी डीसीटी नलिकाओं में विभेदित होती है। कई वृकाणु के दूरस्थ संवलित नलिकाएं एकत्रित होकर संग्रह नलिकाएं बनाती है, जो अंत में मध्यांश पिरामिड से होकर वृक्कीय श्रोणी में खुलती है और बोमन संपुट एक गुच्छ मिलकर मेल पीढ़िकाएं का वृक्क कणिकाएं बनाते हैं। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती है: निस्यंदन, पोर्याशोषण और श्रवण। निस्यंदन गुच्छ द्वारा कोशिकाओं के रक्तदाब का उपयोग कर संपादित किए जाने वाली अचयनात्मक प्रक्रिया है, और गुच्छ द्वारा बोमेन संपुट में प्रति मिनट 125 मिली निस्यंदन बनाने के लिए प्रति मिनट 1200 मिली रक्त का निस्यंदन होता है। GFR वृकाणु के विशेष भाग JGA के GFR के नियमन के महत्वपूर्ण भूमिका है। निस्यंदन के 99% भाग का वृकाणु के विभिन्न भागों द्वारा पूर्वाशोषण किया जाता है। समीपस्थ संवलित नलिका PTC पूर्वाशोषण और चयनात्मक श्रवण का मुख्य स्थान है। वृक्क मध्यांश अंतराकाशी में हेनले लूप परासरण प्रवणता को नियमित रखने में सहायता करती है। दूरस्थ संवलित नलिकाएं और संग्रह नलिका जल और विद्युत अपघटकों का पूर्वाशोषण करती है और उसके बाद जो परासरण नियमन में सहायक है, और शरीर तरल के आयनीय साम्य और उसके pH को बनाए रखने के लिए नलिकाओं द्वारा H और K और NH3 निस्यंदन स्रवित होते हैं। अमोनियो का नलिकाओं द्वारा श्रवण भी होता है। प्रतिधारा क्रिया विधि हेनले लूप के 2 भुजाओं और वासा रेक्टा के बीच कार्य करती है। निस्यंदन जैसे जैसे अवरोही भुजा में नीचे उतरता है वैसे वैसे सांद्र होता चलता है, और लेकिन आरोही भुजा में यह पुनः तनु हो जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा विद्युत अपघट्य और कुछ यूरिया अंतराकाशीय स्थल में बचे रहते हैं, और DCT और संग्रहण नलिका निस्यंदन को 4 गुना अधिक सांद्र कर देती है, अर्थात 300 MOS/m प्रति लीटर से 1200 MOS/m प्रति लीटर तक। यह जल संरक्षण की उत्तम क्रिया विधि है और मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत प्राप्त होने तक किया जाता है। संकेत प्राप्त होने पर मूत्र मार्ग द्वारा इसका निष्कासन मूत्रण कहलाता है। त्वचा, फेफड़े और यकृत भी उत्सर्जी में सहयोग करते हैं।